Hello friends, welcome to Study Khazana. Today we're going to continue the chapter number 2 of the book End of Bipolarity. स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इसमें काफ़ी टॉपिक हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं उसके ऊपर. आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यूशन में आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू. बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई जस्ट वांट टू रीकैप कि चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा क्या है. एंड ऑफ बाइपोलारिटी. एंड ऑफ बाइपोलारिटी यानी कि जो कोल्ड वॉर के टाइम पे जो दो वर्ल्ड पावर्स में डिवाइड हो रखा था, यूएसए और यूएसएसआर, अब उसमें से एक पावर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गई है, एक पावर जो है जो ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड है वो यूनिपोलारिटी के बजाय बाइपोलारिटी की बजाय यूनिपोलारिटी में कन्वर्ट हो गया. यूनिपोलारिटी यानी कि 1, बाइपोलारिटी यानी कि 2. इस चैप्टर में बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो बाइपोलारिटी यूनिपोलारिटी में कन्वर्ट हुई उसके क्या रीज़न है. इसमें स्पेसिफिकली जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. यूएसएसआर में ऐसे क्या कारण हुए, ऐसे क्या रीज़न हुए जिसकी वजह से जो ग्रुप था सोवियत रिपब्लिक का वो डिसइंटीग्रेट हो गया, वो डिवाइड हो गया, और जो पावर थी, जो सुपर पावर थी, जो सो कॉल्ड सेकेंड मोस्ट पावरफुल ग्रुप था, वो किस वजह से डिसइंटीग्रेट हो गया. इंटरनल क्या क्या क्राइसिस हुए वो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं. हमने बेसिकली ये पढ़ा है कि सोवियत यूनियन जो था, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम सोवियत यूनियन फेस कर रहा था वो उसके इंटरनल क्राइसिस थे. यानी कि जो उसका इंटरनल मैनेजमेंट था, कह लीजिए पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजीज़ वो अपना रहा था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी. जो जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स थे वो जो है मिलिट्री डेवलपमेंट में जा रहे थे या टेरिटरी एक्सपेंशन में जा रहे थे, और जो सोवियत सिस्टम था वो एक टाइम पे आके बहुत ब्यूरोक्रेटिक हो गया, अथॉरिटेरियन हो गया, और रशिया वाज द ओनली लीडर in that system, although the system comprised of 15 republic, but Russia was dominant in that group. और गॉर्बाचेव की पॉलिसीज़ हमने डिस्कस करी कि ऑल्दो पॉलिसीज़ वर पॉजिटिव एंड फ्यूचरिस्टिक, बट जो इम्प्लीमेंटेशन था वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया. एंड फाइनली इट वाज डिसाइडेड दैट द सोवियत यूनियन विल नॉट गोइंग टू कंटिन्यू. सो ये हमने बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ा है. हम इस चैप्टर में बार बार यही पढ़ रहे हैं कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेट होने का क्या कारण था, डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या हुआ. अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम. यानी कि जब डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जो सोवियत यूनियन, जितनी भी सोवियत यूनियन कंट्रीज़ हैं उसमें जो है शॉक थेरेपी लाई जाएगी और उनको कोशिश किया जाएगा कि कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में कन्वर्ट किया जाए. ठीक है. एक्चुअली में ये हो रहा था कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के जितने भी लीडर्स थे, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेट होने का ये भी कारण था कि उनकी जो डेवलपमेंट की जो स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई थी बिकॉज ऑफ कम्युनिज्म. जो सारी जो स्ट्रेंथ थी, सारी जो पावर जो सेंट्रलाइज हो रही थी वो स्टेट के हाथ में हो रही थी, और जितने भी अदर फैक्टर्स हैं डेवलपमेंट के, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर हो गया या लिबरलाइजेशन हो गया या कैपिटलिज्म हो गया, उसको इग्नोर किया जा रहा है. तो ऐसा माना गया कि अगर हम कम्युनिज्म को कैपिटलिज्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली जो कम्युनिस्ट स्टेट है, जो पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम है, वो बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएगा और दोबारा से एज अ सुपर पावर इमर्ज हो पाएगा. तो खैर इस चीज़ के लिए जो सॉल्यूशन ढूंढा गया उसका नाम है शॉक थेरेपी. शॉक थेरेपी नॉर्मली हम जब सुनते हैं शॉक तो नॉर्मली हम मेंटल लोगों से रिलेट करते हैं शॉक थेरेपी, और बट यहाँ जो शॉक थेरेपी है उसका मतलब ये है कि इससे पहले कि लोग समझ पाएँ कि क्या है, व्हाट इज़ द ट्रांजिशन, आप जो है लॉज इम्प्लीमेंट करके ट्रांजिशन शुरू कर देते हैं. यू कैन से दैट इट इज़ लाइक अ सडन रिलीज. यू कैन से दैट इट इज़ अ सडन रिलीज ऑफ प्राइस एंड करेंसी कंट्रोल. I just want to write here that shock therapy is referred as sudden release
of price and currency control and withdrawal of state control and immediate trade liberalization and privatization, ठीक है, is referred as sudden release of price and currency control, withdrawal of state control and immediate trade liberalization and privatization. Okay. जिस सिस्टम को बदलने की बात की जा रही थी वो था सोशलिज्म. सोशलिज्म क्या कहता है? सोशलिज्म कहता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितना भी फंड है या ट्रेड है या मार्केट है, उसको स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी. जितने भी रिसोर्स हैं उनको कॉमन रिसोर्स कलेक्टिवली उसको हैंडल किया जाएगा और जो है मेन प्रेफरेंस कलेक्टिव दी जाएगी इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल. कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी और किसी के भी हाथ में ज़्यादा पावर नहीं दी जाएगी. इगैलिटेरियन की बात की जाती है. लेकिन दूसरी तरफ जिस सिस्टम में बदलने की बात की जा रही थी कि कम्युनिज्म को कैपिटलिज्म में बदला जाएगा, वो क्या कह रहा है कि जितनी भी मार्केट है, ट्रेड है और जो पॉलिसीज़ हैं वो स्टेट के हाथ से रिलीज़ कर दी जाएंगी. जो भी प्राइस है, जो प्रॉफिट है और जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं ट्रेड से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, वो स्टेट के पावर से रिलीज़ कर दी जाएंगी. और जो भी स्टेट कंट्रोल रिसोर्सेज है उनको प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे दिया जाएगा. लिबरलाइजेशन की बात की जाएगी, यानी कि पॉलिसीज़ में थोड़ी सी लिबरल अप्रोच अपनाएंगे ताकि जो है ट्रेड बढ़ सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ सके और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सके. तो बेसिकली जो है सुनने में तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है कि शॉक थेरेपी का मेन पर्पस ये था कि एकदम से सारा जो स्टेट कंट्रोल है वो उनके हाथ से छीन लिया जाए और सारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो प्राइवेट कंपनीज को दे दी जाए और जो भी कॉमन लैंड थे, जो कलेक्टिव फार्म्स थे, वो प्राइवेट एजेंसीज को हैंड ओवर कर दिए जाए ताकि जो है वो जल्द से जल्द कैपिटल फॉर्मेशन की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें. ठीक है, ये तो शॉक थेरेपी हो गया. ऐसा बोला जाता है कि अभी तक जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे शॉक थेरेपी अपनाई गई है वहाँ ज़्यादा ये सक्सेसफुली काम नहीं कर पाया क्योंकि इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो उनकी इकोनॉमी है वो कोलैप्स्ड हो गई. और रशिया में तो हमने ये बहुत ही लाइव एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से जो उनकी करेंसी थी, उनकी जीडीपी थी, वो डिक्लाइन हो गई. ठीक है, लेकिन पोलैंड जैसे बोला जाता है कि पोलैंड में जो है इस शॉक थेरेपी को अपनाया गया था और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुली काम की. और उसी एग्जाम्पल पे जो वेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, उन्होंने कहा कि अब हम दे प्रपोज शॉक थेरेपी फॉर दी पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम, कि यहाँ पे शॉक थेरेपी लाई जाए और तभी जो है यहाँ पे जो है इन लोगों का कुछ हो सकता है. ठीक है, एंड सो द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी. शॉक थेरेपी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो टाइम दिया जाता है ट्रांजिशन का वो बहुत कम होता है, बहुत इमीडिएट होता है, बहुत सडन होता है. तो इसलिए इसको शॉक थेरेपी के नाम से बोला गया है. ठीक है, उसके बाद इसमें बताया गया है कि नाउ हियर इसमें बोला गया है कि शॉक थेरेपी के अंदर जो मेन जो बातें बोली गई है वो ये है कि सडन जो है शिफ्ट किया जाएगा कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में. ठीक है, और जो मेन इसमें डोमिनेंट रोल प्ले करेगा वो स्टेट नहीं प्ले करेगा, वो प्राइवेट एजेंसीज जो हैं वो रोल प्ले करेंगी. उसके बाद जो कलेक्टिव फार्म्स हैं जो कलेक्टिवली कम्युनिटी ओन कर रही है या स्टेट ओन कर रही है वो भी शिफ्ट टू प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा. यही इसमें बोला गया है कि कॉर्पोरेट ऑनरशिप और प्राइवेटाइजेशन, कलेक्टिव
कलेक्टिव फार्म्स के बदले प्राइवेट फार्मिंग की जाएगी, और जो है ये ऑप्शंस जो है अपनाए जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी है समझना। बस ये है कि ये जो ट्रांजिशन है इसको शॉक इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम और बहुत इमीडिएट होता है, इसलिए इसको शॉक थेरेपी बोला गया है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि शॉक थेरेपी का और क्या कंसेप्ट था। शॉक थेरेपी क्या चाहता था, स्विच टू फ्री ट्रेड वॉज कंसिडर्ड असेंशियल। देखो, कम्युनिज्म जब रशिया ने जब कम्युनिज्म अपना रखा था, वो कहीं ना कहीं क्लोज्ड इकोनॉमी थी और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को एंटरटेन नहीं करती थी। आज के सिनेरियो में अगर आपको डेवलप होना है तो डेफिनेटली आपने अपनी ट्रेड मार्केट को, ट्रेड इकोनॉमी को ओपन करना ही पड़ेगा। जब तक फॉरेन करेंसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन टेक्नोलॉजीज आपके देश में नहीं आएंगे, आप अप टू डेट नहीं हो पाएंगे और आप वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब शॉक थेरेपी को अपनाया गया तो उसमें ये भी बोला गया कि प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ एफडीआई को भी प्रमोट किया जाएगा। एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। एफडीआई को भी प्रमोट किया जाएगा, जिसके अंदर जो है बाहर से कंपनी आएंगी और देश के अंदर ट्रेड करेंगी। ठीक है, ये ऑब्वियसली भारत भी इस पॉलिसी को अपनाता है, लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन क्या कहता है? लिबरलाइजेशन ये कहता है कि आप फॉरेन पॉलिसीज में लिबरल होंगे और बाहर की कंपनीज को सब्सिडाइज रेट पे या लेस एक्सपोर्ट ड्यूटी पे आप हमारे देश में आने देंगे, और जो है इंपोर्ट ड्यूटी पे, लेस इंपोर्ट ड्यूटी पे और लेस एक्सपोर्ट ड्यूटी पे हम ट्रेड करेंगे, ताकि जो है हमारे देश के अंदर फॉरेन करेंसी आए और जो हमारे देश की जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, ये इसमें लिखा है, स्विच टू फ्री ट्रेड वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल। द free trade regime and the foreign direct investments were to be the main engines of change. This also involved the openness to foreign investment and currency convertibility. तो ये इसमें फीचर्स बताए गए हैं बेटा। जब भी जो है शॉक थेरेपी पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी, तो आप कोशिश करेंगे कि ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ पॉइंट्स, इनको आप याद करें और इनको आंसर्स में इस्तेमाल करें। उसके बाद इसमें बोला गया बेटा कि जब शॉक थेरेपी जो है अपनाई गई तो जितने भी कम्युनिस्ट अलायंसेस थे उन्होंने जो आपस में एक दूसरे से लिंक तोड़कर डायरेक्ट वो वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना शुरू कर दिया कि अब वेस्ट हमारे लिए क्या कह रहा है, ये क्या हमें गाइडलाइन दे रहा है। तो जो कैपिटलिस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री थी, बेसिकली दे बिकम अ गाइडर्स बन गए थे। मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज थी जो कम्युनिज्म को फॉलो कर रही थी, उन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाने के बाद वेस्ट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को फॉलो करना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की जो डोमिनेशन है वो बढ़ती नज़र आ रही थी, क्योंकि एक सो कॉल्ड सुपर पावर जो है, जो कुछ समय पहले जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पावर मानी जाती थी, अब वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को फॉलो करने लग रही है। तो बेसिकली ये जो है एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो है शॉक थेरेपी के थ्रू देखने को मिला, और ये जो है दिस इज़ कॉल्ड एज शॉक थेरेपी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी कहाँ अपनाई गई थी, शॉक थेरेपी किसने प्रपोज करी थी। पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम के लिए शॉक थेरेपी जो है प्रपोज करी थी IMF और वर्ल्ड बैंक में। इसका बेसिक आइडिया ये था कि कैपिटलिज्म अडॉप्ट किया जाएगा, कम्युनिज्म को रिप्लेस किया जाएगा, सोशलिज्म को रिप्लेस किया जाएगा, और जो स्टेट कंट्रोल रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट एजेंसीज को हैंड ओवर की जाएंगी। जो भी रिसोर्सेज स्टेट के हाथ में है वो जो है अब जो है प्राइवेट के हाथ में जाएंगे, और वो अपने हिसाब से रेट और उसकी जो है वैल्यू जो है वो डिसाइड करेंगे, और जो है मार्केट में उसको सेल किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज शॉक थेरेपी। बस इसको शॉक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है वो काफ़ी सडन था। ठीक है, और ये भी मैं बता दूं कि शॉक थेरेपी हमेशा जो है इकोनॉमी के लिए नेगेटिव मानी गई। कोई भी चीज़ अगर आप सडन करेंगे, डेफिनेटली उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो सडन ही होंगे और लोग कंफ्यूज ही रहेंगे, उसको समझने में भी दिक्कत आएगी, और डेफिनेटली उससे इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। ठीक है, वही हम आगे पढ़ने वाले कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। जब शॉक थेरेपी को अपनाने की बात की गई,
तो और जब सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो क्लियर हो गई कि किस तरह से जो है शॉक थेरेपी में क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की जाएंगी, उसके बाद जब शॉक थेरेपी को इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो क्या क्या दिक्कत आई। एक्चुअली में लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए थे और दे वांट अ सडन चेंज बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, पीपल वर नॉट हैप्पी विद देयर गवर्नमेंट और दे आर नॉट हैविंग एनफ सेविंग्स, एनफ मनी, कुछ भी नहीं था उनके पास। और वेस्ट को देख देख के परेशान हो रहे थे कि भाई दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्टर स्पीड एंड वाई वी आर नॉट डूइंग इन अ सेम मैनर। तो शॉक थेरेपी जब अपनाई गई तो ये माना गया कि ये सिर्फ इसलिए अपनाई गई है ताकि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी जो इकोनॉमी है उनकी डेवलपमेंट में एक स्पीड आ सके, एक जो है फास्ट हो सके। खैर जो है सबसे पहले तो जो कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो हमने ये बोला था कि क्या असर पड़ा, बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस शॉक थेरेपी अपनाने के बाद क्या असर पड़ा। तो इसमें मैंने अंडरलाइन किया, इन रशिया द लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड। मतलब इसमें तो सिर्फ शॉक थेरेपी में तो यही बोला गया था कि जो मार्केट है वो स्टेट कंट्रोल से जो है प्राइवेट कंपनीज को दी जाएगी, लेकिन जो जितना भी कंट्रोल था या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी भी थी स्टेट कंट्रोल लॉ के अंदर, वो पूरी तरीके से कोलैप्स्ड हो गई और जो इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल फ्री हो गई और एक तरह से इंडस्ट्री को कोई देखने वाला नहीं था, मार्केट सेक्टर को कोई देखने वाला नहीं था। जितने भी ट्रेड अलायंस थे वो थोड़े टाइम के लिए होल्ड हो गए, लोगों का बिजनेस जो है वो ठप हो गया। तो पूरी तरीके से जो इंडस्ट्रियल सिस्टम था और जो स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो बिल्कुल कोलैप्स्ड हो गया। और उसे बोला गया एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि अबाउट 90% ऑफ इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर द सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कंपनीज। मतलब ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो सेल पे लगा दी गई कि अब क्योंकि पहले तो स्टेट के हाथ में थी, अब क्योंकि शॉक थेरेपी लाई जा रही है तो प्राइवेटाइजेशन होगा, तो उसके अंदर इंडस्ट्रीज तो सबसे पहले प्राइवेटाइज की जाएंगी। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको बिना सोचे समझे कि इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, हमारी बेसिक नीड्स कैसे पूरी होंगी, उसको जो है सेल पे रख दिया गया, जो कि सबसे गलत तरीका था शॉक थेरेपी को अपनाने का। कई लोग ये कहते कि रशिया में शॉक थेरेपी इसलिए फेल हुई क्योंकि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो सही नहीं थी, ये बोला जाता है। तो खैर इससे बोला गया कि अबाउट 90% ऑफ इंडस्ट्रीज वर पुट फॉर अ सेल फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनी। ठीक है, मार्केट जो थी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा बोला जाता है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ को सेल करने की बात की गई, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। जब भी हम बात करते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट गैराज सेल, यानी कि हम शॉक थेरेपी की बात कर रहे हैं रशिया के अंदर। मतलब गैराज क्या होता है, मतलब गैराज मतलब कि जो आपका जो एक काम ना आने वाला सामान है उसको आप कम दामों पे बेचते हैं। तो हमने भी ऐसा इंडस्ट्रीज़ को ऐसा कर दिया कि जैसे दे आर नॉट एनीथिंग फॉर अस, और बहुत ही औने पौने दाम पे कह लीजिए अंडर वैल्यू कॉस्ट पे हमने जो है इंडस्ट्रीज़ को मार्केट में बेचना या सेल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसे बोला गया दिस वॉज कॉल्ड एज द लार्जेस्ट गैराज सेल इन द हिस्ट्री एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस। मतलब बहुत ही सस्ते दामों पे चीज़ों को हमने बेचना शुरू किया। और फिर क्या हुआ कि एक चीज़ जब गलत हुई तो आगे और चीज़ें गलत होने लगी। एक्चुअली में क्या हुआ था, इंडस्ट्रीज़ को बेचने के लिए स्टेट ने सिटीजन्स को वाउचर्स दिए, पासेस दिए कि आप आइए और कंपनी खरीदिए। अब लोगों ने क्या किया, उन वाउचर्स को आगे बेच दिया और महंगे दामों पे, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत थी। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। ठीक है, जैसे ही स्टेट, देखो जब भी जो है पॉलिटिकल क्राइसिस होता है तो हमेशा लोग उसका फ़ायदा, कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो हमेशा उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो उसी तरह जैसे ही जो है प्राइवेटाइजेशन की बात हुई तो लोगों ने जो है करप्शन और माफिया और ब्लैक मार्केटिंग जो है वो शुरू हो गई थी। ठीक है, मीडियोकर्स बन गए कि हम आपको और सस्ते दाम पे जो है कंपनी दिला देंगे, आप हमें पैसा दे दीजिए, कमीशन दे दीजिए, इस तरीके की बातें जो है वो सामने आई। उसके बाद ऐसा हुआ कि
इतने कम वैल्यू में चीज़ें बिकने लगी कि जो उस समय रशिया की जो करेंसी थी रूबल, उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई। जब पैसे की वैल्यू ख़त्म हो जाती है तो इन्फ्लेशन हो जाती है, चीज़ें बहुत महंगी मिलने लगती है और इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई कि चीज़ें जो है लोग खरीद ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि पहले ही जो है जो वाउचर्स जिन्होंने बेचे थे या जिन्होंने कंपनीज खरीदी थी उनकी सेविंग्स जो है वो ख़त्म हो चुकी थी उस प्राइवेटाइजेशन में चीज़ों को खरीदने के चक्कर में, क्योंकि हर किसी को सरवाइव करना था। अगर सारी चीज़ें बिक जाती तो लोग कैसे सरवाइव करते। तो लोगों ने सोचा कि ठीक है, अगर हमें कुछ बिजनेस करना है या ट्रेड करना है तो हमें इनमें से किसी को कुछ खरीदना है, और जितनी भी सेविंग्स थी उन्होंने बाहर निकाल दी और करेंसी बहुत डाउन चली गई, इन्फ्लेशन हो गया, लोगों के पास पैसा नहीं था, बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए पैसा नहीं था, और ऐसी नौबत आ गई थी कि गवर्नमेंट को लोगों की खाने की ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी बाहर से खाना इंपोर्ट कराना पड़ा। जीडीपी जो थी वो रशिया की इतनी डिक्लाइन हो गई, 1999 में जो जीडीपी थी, 1989 में जो जीडीपी थी उससे भी कम जो है 1999 में, मतलब साल भर साल तो जीडीपी इंक्रीज होती है, लेकिन शॉक थेरेपी की वजह से रशिया में जीडीपी डाउन जाने लगी। ये एक बहुत ही नेगेटिव सिंबल है किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद जो था, जब कम्युनिज्म था, सोशलिज्म था रशिया के अंदर, तो उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती थी, जब सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ में थे तो गवर्नमेंट सब्सिडी रेट पे लोगों को हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती थी। लेकिन जब शॉक थेरेपी लाई गई तो सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज किया गया और गवर्नमेंट ने सब्सिडी रेट पर चीज़ें देना बंद कर दिया। तो जितने भी गरीब लोग थे वो हेल्पलेस हो गए, उनकी बेसिक नीड पूरी नहीं हुई, लोग और ज़्यादा गरीब हो गए, लोग और ज़्यादा गुस्से में आ गए, लोग और ज़्यादा परेशान हो गए, ब्लैक मार्केटिंग हो गई, माफिया शुरू हो गया, लूट शुरू हो गई और लोग अपनी मनमानी करने लग गए। तो बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गई ड्यू टू दिस शॉक थेरेपी। और गैप, जो रिच और पुअर का जो गैप था, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। गरीब जो था वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया और जो अमीर था वो औने पौने दाम पे इंडस्ट्रीज़ को खरीद के मिलियनेयर बन गया। ठीक है, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली ड्यूरिंग दी शॉक थेरेपी। उसके बाद जब कैपिटलिज्म लाने की बात की गई तो बोला गया कि हम जब अमेरिका से हमने कैपिटलिज्म अडॉप्ट करने का या वेस्ट से हम कैपिटलिज्म अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं, तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा, डेमोक्रेसी लाई जाएगी, लिबरलाइजेशन बात की जाएगी, इक्वालिटी की बात की जाएगी। पर सब कुछ इतना सडन होने लगा कि ये जो बेसिक कंसेप्ट था ये तो सबने इग्नोर ही कर दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग की बात की जा रही थी, जिसमें डेमोक्रेसी की बात की जा रही थी और राइट्स की बात की जा रही थी, वो तो इग्नोर ही हो गई। तो इसमें लिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अटेंशन मिलनी चाहिए थी या राइट्स को अटेंशन मिलनी चाहिए थी या लिबरलाइजेशन या डेमोक्रेसी की जो बात की जा रही थी, जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए थी उतनी अटेंशन वो मिल ही नहीं पाई। जैसे इसमें लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन The construction of democratic institution was not given the same attention and priority as the demand of economic transformation। मतलब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के चक्कर में जो डेमोक्रेटिक डिमांड थी, एक्सपेक्टेशन थी, उसको उतनी अटेंशन नहीं दी गई। उसके बाद जो था, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया वो वर ड्राफ्टेड इन अ हरी, जल्दबाजी में, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, गवर्नमेंट चीज़ों को संभाल ही नहीं पा रही थी। तो दोबारा से स्टेबल करने के चक्कर में जल्दीबाजी में जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जिसके अंदर दोबारा से क्या गलती हुई, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव बनाया गया। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट को जो है ज़्यादा पावरफुल बनाया गया इंस्टेड ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जैसे कि इसमें बोला गया कि सेंट्रल एशिया में प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावरफुल मिली। उसके बाद से बोला गया है कि then we have another example of Turkmenistan. We have another example of like they are the republics of USSR, president of Turkmenistan,
अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, सॉरी, इन्होंने पहले क्या किया कि जल्दबाजी में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और प्रेसिडेंट को पावरफुल बना के 10 साल के लिए पावरफुल बना दिया कि भाई अभी तो हम, क्योंकि सिचुएशन अनस्टेबल है तो हमें जो है पावर एक के हाथ में देनी होगी, कई लोग उसका मिसयूज़ ना करें, तो अब 10 साल के लिए हम जो है प्रेसिडेंट को पावरफुल बनाएंगे, आगे हम लोग विल गोइंग टू चेंज। बट 10 साल के बाद दोबारा जो उन्होंने जो है कंटिन्यू कर दिया, तो इससे क्या हुआ, लोगों के बीच में जो है बहुत सारा डिसेंट, गुस्सा और ऑपोजिशन आ गया, ठीक है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उसके अंदर इलेक्शंस की या जुडिशरी की कोई बात ही नहीं की गई कि भाई अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, उसके बारे में बात ही नहीं की गई। तो शॉक थेरेपी जो थी, इट वाज टोटल फेलियर। और ये तो बहुत जल्दी ही प्रूफ हो गया कि ये जो डिसीजन था वो पूरी तरीके से इकोनॉमी को शैटर करने का डिसीजन था, जिससे 1% भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद से बोला गया कि जब शॉक थेरेपी से ये रियलाइजेशन हो गया था कि इकोनॉमी बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, तो कहते हैं कि जितनी भी पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम कंट्रीज़ थी उनको सालों लग गए उस चीज़ से रिवाइव होने में, और अगर उनको कोई बचा पाया तो उनके जो थे नेचुरल रिसोर्सेज थे। जो ये जितनी भी सोवियत कंट्रीज़ थी, थैंक गॉड दे आर लकी टू हैव अ नेचुरल रिसोर्सेज। उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे लाइक ऑयल एंड नेचुरल गैसेस एंड मिनरल्स, जिनको बेच के उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, ठीक है। और जैसे कि अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये जो है मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स थे, और इन्होंने जो है इसी रिसोर्स की मदद से अपनी इकोनॉमी को दोबारा स्टेबल किया। और बाकी जितनी भी रिपब्लिक्स थे उन्होंने जो है पाइपलाइंस को अपनी कंट्रीज़ में इंस्टॉल कराया, और क्रॉस देयर ऑयल पाइपलाइंस दैट क्रॉस देयर टेरिटरीज फॉर विच दे गेट रेंट। उन्होंने नेचुरल रिसोर्स की जो पाइपलाइंस होती थी, जो ट्रांसफ़र होती थी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या एक कंट्री से दूसरी कंट्री, उसमें जो है रास्ता उनको बनाने की इजाज़त दी, जिससे रेंट जो उनको मिलता था उससे उन्होंने अपनी जो है इकोनॉमी को स्टेबल किया। ये यहाँ तक नौबत आ गई थी कि बिल्कुल जो सर्वाइवल था उसकी दिक्कत आ गई थी, उसी में ही कंट्रीज़ को इतना स्ट्रगल करना पड़ा। तो दिस वाज अ टोटल फेलियर। आप कह सकते हैं कि मतलब हमने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इतने अप एंड डाउन देखे हैं, हम इंडिया को ही क्रिटिसाइज़ करते हैं या इंडिया की ही जो है पॉलिसीज़ को जो है कहते हैं कि वर्ल्ड फेलियर है एंड ऑल दैट, बट वी हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जहाँ हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ ने भी ऐसे फेल्ड डिसीजंस लिए हैं जिनका उनको सालों तक भरपाई करनी पड़ी। तो शॉक थेरेपी वॉज अ टोटल फेलियर, एंड उसका कंक्लूजन आपने देख लिया, कॉन्सिक्वेंसेस देख लिया, और बहुत टाइम लगे, एंड रशिया स्टिल इज़ डेवलपिंग, तो रिवाइव ही नहीं कर पाई वो इन सब चीज़ों से। तो दिस इज़ दी, so we have discussed two things, and I think it is clear to everyone that what is shock therapy and what are the consequences of shock therapy. उसके बाद जो नेक्स्ट एक शॉर्ट टॉपिक है जो इस चैप्टर से ही रिलेटेड है, वो है आपका टेंशन्स एंड कन्फ्लिक्ट। एक्चुअली में जो शॉक पीरियड या कोल्ड वॉर का जो पीरियड था या डिसइंटीग्रेशन का जो पीरियड था वो बहुत लंबा पीरियड था, और जितने भी रिपब्लिक्स थे जो यूएसएसआर के, जो 15 रिपब्लिक थे जो यूएसएसआर को कंप्राइज कर रहे थे, यूएसएसआर को फॉर्म कर रहे थे, उसमें भी बहुत सारे प्रोविंस थे। मतलब कोई भी एक कंट्री बहुत सारे स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट को मिलके बनती है। उसी तरीके से जितने भी 15 रिपब्लिक्स थे यूएसएसआर के, उनके अंदर भी कुछ प्रोविंसेस थे जिन्होंने भी प्रॉब्लम क्रिएट करी थी ड्यूरिंग दी कोल्ड वॉर पीरियड, ठीक है, जिसकी वजह से भी डिसइंटीग्रेशन बहुत जल्दी होने लगा। एक्चुअली में जब ये बात हो रही थी कि यूएसएसआर ढंग से काम नहीं कर रहा, इसको अलग होना चाहिए, तो जितनी भी प्रोविंसेस थे विद इन द रिपब्लिक, उन्होंने इंडिपेंडेंस की डिमांड रखनी शुरू करी। उन्होंने बोला कि हमें जो है इंडिपेंडेंस चाहिए, हम भी अलग होना चाहते हैं, हम अपनी तरफ से अपनी तरीके से गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना चाहते हैं, अपने हिसाब से हम लोग अपनी पॉलिसीज़ फ्रेम करना चाहते हैं, ठीक है। तो यही जो है इसके अंदर जो है जो बात की गई है, जैसे कि इसमें बोला गया है कि
Most of the former Soviet republic are prone to conflict and many have led to civil wars and insurgency. ऐसा भी हुआ कि कंट्री के अंदर ही सिविल वॉर शुरू हो गई गवर्नमेंट के बीच में कि भाई किस तरीके से कंट्री जो है रूल की जाएगी या गवर्न की जाएगी। तो ये तक नौबत आ गई थी कि सिविल वॉर, जब सिविल वॉर हो जाती है यानी कि इट इज़ अ टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो चुकी है, ठीक है। तो क्राइसिस शुरू हो गया, सिविल वॉर शुरू हो गई, कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, फाइट शुरू हो गई, कई जगहों पे तो लड़ाई झगड़ा हुआ, लोग मरे भी, और कई बार गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को बहुत बुरी तरीके से सप्रेस किया। ये सब चीज़ें हुई ड्यूरिंग द दिस कोल्ड वॉर सिनेरियो और ड्यूरिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। इसमें जो पहला इवेंट हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम जो है रशिया का पढ़ेंगे। इन रशिया देयर आर टू रिपब्लिक्स, चेचन्या एंड दागिस्तान, ठीक है। अब चेचन्या और दागिस्तान दो ऐसी जगह थी जहाँ पे जो इस्लामिक रूल था, और स्टार्टिंग में तो जब यूएसएसआर जब बना ही था तो इधर कोई टेंशन नहीं थी और एवरीथिंग वाज स्मूथ एंड पीपल वर हैप्पी एज अ पार्ट ऑफ रशिया। लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन की हवा चली और अलग अलग जगहों से इंडिपेंडेंस की बात आ रही थी कि हमें अलग होना है, तो यहाँ के लोगों ने कहा कि हम रशिया की डोमिनेशन से अलग होना चाहते हैं और एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ फ्रेम करना चाहते हैं अपने प्रोविंस के लिए। ये पहला जो एक एग्जाम्पल है जो इसमें दिया गया है। हालांकि इसमें बोला गया है कि जो रशिया की गवर्नमेंट थी उसने बहुत ही बुरी तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस सिविल वॉर को सप्रेस कर दिया, और जो लोगों की डिमांड थी कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं वो पूरी नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जो है वो सेंट्रल एशिया का है। सेंट्रल एशिया का एग्जाम्पल दिया है ताजिकिस्तान की बात की जा रही है। इसमें बोला है कि जो इसमें सिविल वॉर शुरू हो गई, अलग अलग जो सेक्ट्स थे, अलग अलग जो एथनिक ग्रुप्स थे, वो उनके बीच में लड़ाई हो गई कि कौन किसके हाथ में पावर जाएगी, हु विल गोइंग टू गवर्न दी ताजिकिस्तान, जब वो यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट हो गया या डिसइंटीग्रेशन की बात की जा रही थी। उसी तरह जो है अज़रबैजान की बात की जा रही है। ये सारे जो है हम यूएसएसआर के रिपब्लिक्स की बात की जा रही है। मतलब इतना ज़्यादा क्राइसिस हो गया था कि इंटरनली भी लोगों को संभालना मुश्किल हो गया था। इन अज़रबैजान की बात की जा रही है। अज़रबैजान में एक प्रोविंस था जिनका नाम था, जो प्रोविंस का नाम था नागोर्नो काराबाख, और यहाँ के जो लोकल्स थे वो चाहते थे कि कुछ अर्मेनियंस थे, वो वहाँ पे अर्मेनियंस रहते थे, चाहते थे कि ये पूरा एरिया जो है अर्मेनिया के साथ हो जाए, ठीक है। तो हर कोई जो है अपने तरीके से अपनी डिमांड्स रख रहा था, अलग होना चाहता था, इंडिपेंडेंट होना चाहता था, बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद द गवर्नेंस। अगर सोशलिज्म को, कम्युनिज्म को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता तो आज भी ये यूनियन बरकरार रहती। जब कभी भी एक पावर, एक ग्रुप के अंदर एक लीडर ज़्यादा पावरफुल होने की कोशिश करता है, या पावर जब भी सेंट्रलाइज्ड होने की बात हो जाती है कि एक ही हाथ, एक ही तरीके से चीज़ें चलेंगी, तो ये तो श्योर है कि एक टाइम बाद कन्फ्लिक्ट होगा ही, एक टाइम बाद कुछ ना कुछ जो है डिसेंट होगा ही। यही जो है यूएसएसआर ने फेस भी किया। इतनी ज़्यादा जो है गुस्सा हो गया ग्रुप, इतना ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन हो गई कि इवन सिटीजन्स को भी संभालना मुश्किल हो गया। उसके बाद जॉर्जिया में भी बोला गया कि जॉर्जिया में भी जो है उसी तरह इंडिपेंडेंस की बात, जॉर्जिया में भी 2 प्रोविंस थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस की डिमांड सामने रख दी, और देन दैट रिजल्टेड टू सिविल वॉर। उसके बाद जो था कुछ रिपब्लिक्स थे जैसे कि यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, ये आपस में रिवर वाटर शेयरिंग के ऊपर लड़ाई शुरू हो गई, और जिससे जो लोकल लोगों की ज़िंदगी है जो बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपस में लड़ने लग जाती है, लेकिन जो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे लोग जो रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको एक्चुअली में उन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली सिचुएशन वाज आउट ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग दिस पीरियड। उसके बाद से बोला गया कि जो सेंट्रल एशिया था, सेंट्रल एशिया के अंदर जो हाइड्रोकार्बन जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा थे, और हर कोई चाहता था कि मैं इसको कैप्चर करके इसके बेनिफिट उठाऊं, और दैट रिजल्ट्स कंपटीशन शुरू हो गया।
ठीक है, और कंपटीशन शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, बहस शुरू हो गई, और उसके बाद से बोला गया है द रीजन्स नेक्स्ट टू रशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, क्लोज टू वेस्ट एशिया, मतलब इन कंट्रीज़ के अंदर बेसिकली कंपटीशन शुरू हो गया कि कैसे जो है यहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट लिया जाए, आपस में जो है कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तो इंटरनली देयर वाज लॉट ऑफ क्राइसिस, कंट्रोवर्सी, नेगेटिविटी, एंड नो वन इज थिंकिंग अबाउट द सिटीजन, लोकल पीपल, ठीक है। हर कोई पावर की, मतलब आप देखेंगे पावर की लड़ाई चल रही है। जब से हम 1945 से हमने ये बुक पढ़नी शुरू करी है, तब से लड़ाई चल रही है पावर की। अभी तक कोई भी कहीं पर भी स्टेबल गवर्नमेंट आ ही नहीं पाई, ठीक है। इसलिए लोग जो थे वो वेस्ट को जो है हेंस प्रूव्ड मान रहे थे कि देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो दिस इज द बेस्ट वे टू गवर्न दी वर्ल्ड। तो इसी वजह से लोग, पीपल आर मोर इंक्लाइन टू दी वेस्ट सिस्टम। उसके बाद से बोला गया कि अब एक पॉलिटिकल चेंज ये आया कि हम 2001 की बात की जा रही है, जब 9/11 हुआ यूएस के अंदर। तो यूएस क्या चाहता था कि यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, ये जो है मुझे जो है मिलिट्री बेस बनाने की जगह दे, ताकि जो मैं अपने जो एनिमीज़ हैं उनके ऊपर जो है नज़र रख सकूँ और मेरे एरोप्लेन्स जो है यहाँ से निकल सकें, क्योंकि वो अफगानिस्तान और इराक पे अटैक करना चाहता था और उसको ऑब्वियसली जोग्राफिकली दे आर वेरी फार। तो चाहते थे कि सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ हैं या वेस्ट एशिया की जो कंट्री हैं, ये मुझे जो है सपोर्ट करें, मैं यहाँ पे मिलिट्री बेस बना सकूँ और जितने भी एनिमीज़ हैं उनके ऊपर जो है नज़र रख सकूँ, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है रशिया ये सोच रहा था कि ये जो आसपास मेरी जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये मेरे पड़ोसी हैं और नियर अब्रोड एंड बिलीव दैट दे शुड बी अंडर रशियन इन्फ्लुएंस। रशिया अभी भी यही सोच रहा था कि अगर मैं चाहूँगा तो ये दोबारा से मेरे अंडर में आ जाएंगे, मेरी बात सुनेंगे। और चाइना तो वैसे ही रशिया को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि उसको ऑयल रिसोर्स चाहिए। तो बड़ी कंफ्यूज्ड पॉलिटिक्स चल रही थी ड्यूरिंग दिस टाइम। तो जो ईस्टर्न अलायंसेस थे वो तो बिल्कुल ही कंफ्यूज थे और उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में वो किसको सपोर्ट करें, वो वेस्ट को सपोर्ट करें या अपने जो है पुराने जो है जो सिस्टम है, जो रशिया है या सोवियत यूनियन है, उसको सपोर्ट करें। द सिचुएशन वाज वेरी क्रिटिकल एट दैट टाइम। देन इन ईस्टर्न यूरोप की बात की जा रही है कि चेकोस्लाविया जो है, चेकोस्लाविया में भी डिवीजन हो गया। जब इंडिपेंडेंस की बात हुई तो सभी लोग आवाज़ उठाने लगे कि भाई हमें भी जो है स्प्लिट करिए, हमें भी अलग कीजिए। तो देयर वाज अ स्प्लिट इन चेकोस्लाविया एंड चेक्स अलग हो गया और स्लोवाक्स जो है वो अलग बन गया। उसके बाद जो है यूगोस्लाविया में प्रॉब्लम आई। यूगोस्लाविया भी जो था वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नाम बताए जैसे कि क्रोएशिया, स्लोवेनिया, देन बोस्निया हेर्जेगोविना। तो ये भी जो है दे बिकम दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व एज इंडिपेंडेंट। उसके बाद जो था देयर वर लॉट ऑफ सिविल वॉर बिटवीन दी एथनिक ग्रुप्स। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि नाटो जो था वो नाटो को इंटरफेयर करना पड़ा। नाटो इंटरवीन। द नाटो इंटरवेंशन एंड बॉम्बिंग ऑफ यूगोस्लाविया फॉलोड द इंटर-एथनिक सिविल वॉर। नाटो को लगा कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई सिचुएशन। नाटो ने उसमें इंटरफेयर किया, बॉम्बिंग करना शुरू करी, लोगों में और गुस्सा आ गया और सिविल वॉर बढ़ गई। तो सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। और जो अभी भी आप देखेंगे कि ईस्टर्न यूरोप या सेंट्रल एशिया में अभी भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो पाई। तो एक गलत पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, एक गलत सोच बहुत ही लंबे समय तक आपको नेगेटिविटी में इन्वॉल्व कर सकती है, जो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल हम इस किताब से ले सकते हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू not to ignore your citizens, not to ignore the demands, the basic needs of the citizens. So it's very important to realize this. Fine. So this is about the tension and conflicts. ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसमें सिर्फ जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके नाम याद करने हैं, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स आप बताएंगे और कोशिश ये करने हैं कि जो भी नाम इसमें मेंशन्ड है
चाहे वो छोटे ही एक लाइन में या 2 लाइन में, अगर आप उनको एज इट इज़ अपने आंसर में यूज़ करते हैं तो आपके फुल मार्क के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द आंसर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, क्योंकि जो भी आप कंसेप्ट, जो भी आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं आंसर का, वो तभी प्रूफ होगा जब आप उसके साथ कोई एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, दैट इज़ हर चैप्टर के अंदर ना बेटा हम लोग इंडिया का कंक्लूजन ज़रूर पढ़ेंगे कि इंडिया का उस पर क्या असर पड़ा, ठीक है। जब इंडिया यूएसएसआर के साथ रिलेटेड थी तब भी यूएसएसआर और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन थे, और जब यूएसएसआर हट के रशिया बन गया या उसके बाद अज़रबैजान है, उज़्बेकिस्तान है, ये लोग अलग हो गए, तब भी इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम के रिलेशन अच्छे ही रहे, ठीक है। और कम्युनिज़म को हमेशा हम लोगों ने पॉजिटिव नज़र से देखा है, इसी वजह से भारत के अंदर कम्युनिज़म एक नेशनल पार्टी है और बहुत सक्सेसफुली रन कर रही है, ठीक है। तो इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ की बात की जा रही है। इवन ऐसा बोला जाता है कि रशिया और इंडिया के रिलेशन शुरू से ही ट्रस्ट वर्दी रहे। जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तब भी बोला जाता है कि रशिया ने भारत की मदद की थी, ठीक है। तो रशिया जो है हमारे साथ हमेशा ही अच्छा रहा है और शुरू से ही जो है हमारे अच्छे रिलेशन रहे हैं रशिया के साथ। और रशिया में जो लोग हमें बहुत पसंद करते हैं एक्चुअली में, क्योंकि रशिया में जो है इतनी ज़्यादा मीडिया नहीं है, इतना ज़्यादा बॉलीवुड या हॉलीवुड जो है नहीं है। तो ऐसा बोला जाता है कि शुरू से ही जब से हमारे जो फिल्म स्टार्स हैं उनको रशियंस बहुत पसंद करते हैं, उनके नाम पर अपने घरों में अपने बच्चों के नाम रखे जाते हैं। तो एक चीज़ है, एक इमोशनल रिलेशन है रशियंस और इंडियन का, वो ये है कि जो हमारी मूवीज़ है वो रशिया में बहुत पसंद की जाती हैं। जैसे इसमें बोला गया है कि इंडियन हीरोज़ फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन आर हाउस होल्ड नेम्स इन रशिया and many post-Soviet countries. One can hear Hindi film song all over the region and India is a part of popular memory. लोग इंडिया को पसंद करते हैं रशिया में, इंडिया के फैशन को, इंडिया की फिल्म्स को, इंडिया की स्टोरीज़ को, दे रियली लाइक देम और उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रशिया और इंडिया के जो है शुरू से ही जो है बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं और रशिया ने कई बार जो है इंडिया को मदद किया है इन वेरियस सिनारियो, ठीक है। उसके बाद से बोला गया है, और जितने भी हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ रहे हैं, कश्मीर इशू हो गया या इंडिया और पाकिस्तान का वाटर शेयरिंग, इंडस वाटर ट्रीटी का इशू हो गया, या यूएनओ में हमारी कोई बात रखनी है या हमें कोई मिलिट्री सपोर्ट चाहिए, तो रशिया ने हमें हर बार मदद की है। मतलब हमारे अगेंस्ट तो कभी नहीं गए, चुप ज़रूर हो गए हैं कई बार। अगर चाइना और इंडिया का कोई कन्फ्लिक्ट है तो उसमें ये हो सकता है कि रशिया चुप है, पर कभी भी वो इस तरीके का कोई सिग्नल नहीं देता कि वो इंडिया से नेगेटिव या इंडिया के अगेंस्ट है। उसके बाद से बोला गया है कि इंडिया और रशिया के अंदर जो है अभी तक more than 80 bilateral agreements have been signed between India and Russia as a part of Indo-Russia Strategic Agreement 2001. ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो ये शो करता है कि इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत पॉजिटिव हैं। उसके बाद से बोला गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि रशिया ने हमेशा हमारा स्टैंड लिया हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे एनर्जी सप्लाई की बात हो, चाहे शेयरिंग इंफॉर्मेशन की बात हो, ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इन सब चीज़ों में रशिया ने हमारा स्टैंड लिया है और हमारी मदद भी करी है, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली में इंडिया और रशिया का रिलेशन इसलिए भी अच्छा है क्योंकि जो इंडिया जो है वो रशिया की जो है मार्केट है, सेकेंड लार्जेस्ट आर्म सप्लाई मार्केट है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट फॉर रशिया। रशिया में जो वेपन्स बनते हैं वो सेकंड नंबर पे इंडिया खरीदता है। उसके बाद द इंडियंस मिलिट्री गेट मोस्ट ऑफ द हार्डवेयर फ्रॉम रशिया, ठीक है। उसके बाद से बोला गया है कि इंडिया इज़ एन ऑयल इम्पोर्टिंग नेशन,
रशिया से ऑयल भी मंगाता है। रशिया इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंडिया एंड हैज़ रिपीटेडली कम टू असिस्टेंस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ऑयल क्राइसिस। जब भी ऑयल क्राइसिस हुआ है रशिया ने हमें सपोर्ट किया है, ठीक है। उसके बाद जो इससे बोला गया है कि रशिया के अलावा हम कज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से भी ऑयल रिजर्व्स जो है वो मंगवाते हैं और जिससे हमें मदद मिलती है, ठीक है। हमारे कई कॉपरेशंस है, एग्रीमेंट है ऑन दी ऑयल फील्ड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स में भी रशिया ने हमें मदद करी है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमें साइक्रोजेनिक रॉकेट्स बनाने की जो है हमें जो है मदद करी है। साइक्रोजेनिक बेसिकली वो होते हैं जो ऑक्सीडाइज़र या लिक्विड या गैसेस को बहुत ही लो टेम्परेचर पे जो है प्रिजर्व कर पाते हैं। और बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में जो है इंडिया ने रशिया की मदद करी। तो इंडिया जो है आप देखेंगे कि इंडिया ने हमेशा सेफ गेम प्ले किया है, ठीक है। वो बात दूसरी है कि कई बार हमारी कुछ पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होने में और कुछ सक्सेसफुल आउटपुट आने में थोड़ी बहुत गलती रह गई, लेकिन पॉलिटिकली वर्ल्ड सिनेरियो में हमने हमेशा बहुत ही इंटेलिजेंटली रोल प्ले किया है। वीक कंट्री होते हुए भी हमने अमेरिका और रशिया के साथ कभी भी ऐसे रिलेशंस नहीं बनने दिए कि वो हम पे भारी पड़ जाए या हमको हराने की या हमको जो है प्रेशराइज करने की कोशिश करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। जब पूरा वर्ल्ड जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था तब भी हम लोगों ने सेफ प्ले गेम किया। उसके बाद जब वर्ल्ड 2 से 1 पोलर में हो गया तब भी हमने सेफ गेम प्ले किया। तो ये हमारी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि शुरू से ही जवाहरलाल नेहरू भी कहेंगे, जवाहरलाल नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक थी, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर क्लास स्टूडेंट्स। और जो भी जो है बाकी बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो आपका एक पिक्चर है इसके अंदर जो मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहूँगी वो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्क्राइब करूँगी। और आपको कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो तो डू राइट ऑन स्टडी खजाना। थैंक यू सो मच।